हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 14 जिसमें आज हम बात करेंगे कोहलर की थ्योरी के बारे में कि कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी की और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। आज इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बच्चों, ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से वीडियो को विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बैक टू द टॉपिक आए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोहलर ने व्यवहारिक शिक्षा के बारे में क्या बताया है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी थ्योरीज पढ़ाई थी, चाहे वो ट्रायल एंड एरर की हो, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ओपरेंट कंडीशनिंग हो, ये सारी बच्चों बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थी, यानी कि व्यवहारवादी से रिलेटेड थी। लेकिन आज से जो हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं वो आती है कॉग्निटिव के अंदर। अब बिहेवियरिज्म में क्या था बच्चों, जो मानते थे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से किसी बच्चे का अध्ययन यानी कि लर्निंग होती है। वहीं पे जो दूसरा हिस्सा है जिन्होंने लर्निंग की थ्योरीज बनाई, वो मानते थे कि बच्चों की लर्निंग में मानसिकी, मेंटल यानी कि माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरीज को नाम दिया था कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि ये कॉग्निटिव के अंदर आते हैं। इसका दूसरा नाम एक और है जिससे आप इसे जान सकते हैं, वो है बच्चों जी-स्टॉल्ट। ये बहुत फेमस नाम है जो इन थ्योरीज के लिए यूज होते हैं। या तो आप इनको कॉग्निटिव बोल लीजिए या फिर आप इनको जी-स्टॉल्ट थ्योरीज बोल लीजिए, ये सब इसी की श्रेणी के अंदर आती हैं। अब इन लोगों ने क्या बताया कि लर्निंग यानी कि अध्ययन किस प्रकार से होता है। इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को सिखाने के लिए स्टिमुलस दिया जाए या फिर बच्चा कोई रिस्पॉन्स करे। हर एक समस्या का हल, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं निकल सकता है। कई बार बच्चों को अपना माइंड खुद अप्लाई करना पड़ता है किसी भी चीज को याद करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने जो है उनकी थ्योरीज का विरोध किया और अपनी एक नई थ्योरी बनाई कि अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है तो हमें उसमें अपना माइंड जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। अब माइंड कैसे अप्लाई करेंगे, इन्होंने एक चीज के बारे में और बताया है कि जब भी आप बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम उन्हें देते हैं, तो आप उसे हमेशा एक फॉर्म में इकट्ठा करके दीजिए, ना कि टुकड़ों में बांट के। कई बार जब हम टुकड़ों में बांट के बच्चों को चीजें बताते हैं तो एक चीज सीखने के बाद वो जब दूसरी चीज पे आता है तो उसकी पुरानी जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत भूल जाता है। तो उन्होंने बताया कि लर्निंग हमेशा होल में होनी चाहिए, यानी कि एक रूप में, एक भाग में होनी चाहिए, ना कि पार्ट्स में होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्ट्स में हम बच्चों को चीजें सिखाएंगे तो वो अपना माइंड उतने बेहतर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता है। ये सबसे मेन पार्ट है कि जी-स्टॉल्ट या फिर कॉग्निटिव जो थ्योरी मानते थे वो क्या मानते थे कि लर्निंग एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स। ये आपको लाइन यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करेंगे इनसाइट थ्योरी के बारे में कि इनसाइट थ्योरी में क्या खास बताया है कोहलर ने। सबसे पहले आपको मैंने ये नाम तो बता ही दिया है कि इस थ्योरी को दिया है कोहलर ने, जो कि एक महान विशेषज्ञ थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत रिसर्च करी थी और इन्होंने जो है व्यवहारवादियों के खिलाफ जो है अलग अपनी थ्योरी बनाई थी। अब इन्होंने क्या बताया कि माइंड तो बच्चा अप्लाई करता है, आप उसे प्रॉब्लम भी पूरे भाग में दे दोगे, यानी कि होल में दे दोगे, लेकिन किसी भी चीज का सॉल्यूशन बच्चे के जो दिमाग में है वो एकदम अचानक आता है, यानी कि फ्लैश की तरीके से आता है। अगर मैं आपको ये चीज एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि सपोज आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे लेकिन आपको फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अभी तो आप उस चीज को रख दोगे साइड में कि चलो बाद में सॉल्व करूंगा, लेकिन आपका माइंड पूरे टाइम कहीं ना कहीं वहीं पे चलता रहेगा कि अरे क्या आंसर था, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना था। आपके माइंड में पूरे टाइम यही बात चलती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम इमीडिएट यानी कि फ्लैश की तरीके से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। वो बोलते हैं कि अरे आइडिया आ गया, मतलब आइडिया एकदम से आता है ना। तो इन्होंने उसी का जिक्र किया है
कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फ्लैश के माध्यम से होता है, यानी कि एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है, जिसके थ्रू बच्चे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को करते हैं। अब इन्होंने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चा जो है खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उस पे अपना माइंड अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग होती है। ये आपका ब्रीफ था एक तरीके से कि इनसाइट लर्निंग क्या है और ये जो है किसके अंडर आती है। तो यहाँ से आपको क्लियर है बच्चों, इनसाइट लर्निंग का मतलब है सीधा सीधा जब फ्लैश के थ्रू एकदम माइंड में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए, तो वो बच्चों समझ लेना कि बात हो रही है वहां पे कोहलर की इनसाइट लर्निंग की। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया था जिसके बेसिस पे उन्होंने इन थ्योरीज का निर्माण किया था। तो आपको हमेशा की तरह एक्सपेरिमेंट भी याद रखना है, कौन से जानवर पे ये प्रयोग हुआ है वो भी याद रखना है, और कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किया था ये भी आपको माइंड में रखना है। तो बच्चों जो कोहलर है उन्होंने इनसाइट लर्निंग की थ्योरी के लिए चिंपैंजी पर जो है प्रयोग किया था, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जानवरों के नाम देके पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस जानवर पर अपना अध्ययन किया था और अपनी थ्योरी दी थी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चों इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी के ऊपर जिसका नाम था सुल्तान। अब उन्होंने सुल्तान के ऊपर 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया कि उन्होंने सुल्तान को एक केज में बंद कर दिया और एक रस्सी से ऊपर बनानास लटका दिए और सुल्तान को वहां पे छोड़ दिया। और उन्होंने जो बनानास है बच्चों उस टाइम थोड़ी नीचे हाइट पे लगाए थे, यानी कि निचाई पे लगाए थे कि अगर सुल्तान अपना हाथ ऊपर करता है तो इजीली बनानास उसके हाथ में आ जाएंगे। तो पहले से सुल्तान ने देखा कि हाँ बनानास लटक रहे हैं, सोचा क्या करूं। फिर उसने जो है उस प्रॉब्लम को समझा और उसका सॉल्यूशन निकाला कि जब उसने हाथ ऊपर की तरफ मारा तो वो बनानास उसके हाथ में आ गए। तो यहाँ से जो है उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। पहला एक्सपेरिमेंट था ये। फिर इसके बाद कोहलर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में बच्चों उन्होंने जो बनानास की हाइट थी वो और ज्यादा ऊपर बढ़ा दी और उन्होंने इस तरीके के बॉक्सेस वहां पे रख दिए साइड में कि अगर देखते हैं कि क्या वो चिंपैंजी इन बॉक्सेस का यूज करके इनके ऊपर खड़ा होकर क्या बनानास उतारेगा। अब से चिंपैंजी को जो है सेम प्रॉब्लम दे दी गई। अब चिंपैंजी बेचारा इधर देखे उधर देखे कि बनानास कैसे खाऊं, मुझे तो भूख लगी है। बेचारे ने बहुत कोशिश करी, पहले झपट्टा मारने की कोशिश करी, कूदा, लेकिन वो नहीं हाथ में आए। तो उसकी नजर गई कुछ बॉक्सेस के ऊपर। फिर उसने अपना माइंड अप्लाई किया और उन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक लगाया। और फिर जब उसने उसको लगाया तो उन बॉक्सेस के ऊपर जाकर वो खड़ा हो गया, जिसकी मदद से उसने बनानास को जो है खींच लिया और बनानास खा गया। अब यहाँ पे भी कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया कि देखो दोनों प्रॉब्लम्स में जो चिंपैंजी था यानी कि सुल्तान था उसने जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और अपने बनानास को हासिल कर लिया। अब कोहलर ने क्या किया कि उसकी डिफिकल्टी को थोड़ा और बढ़ा दिया। अब की बार उसने क्या किया, बनानास को उन्होंने केज से बाहर रखा, ना कि अंदर, और उसके केज के अंदर 2-3 स्टिक्स रख दी जो आपस में जुड़ सकती थी। अब सुल्तान फिर से भूखा था, उसे तो बनानास चाहिए। उसने हाथ निकाल के ट्राई किया, एक स्टिक लेके ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन बनानास वो नहीं ले पाया। तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर से प्रॉब्लम को समझा और अपना माइंड अप्लाई किया और सॉल्यूशन निकालने लगा। फिर उसके माइंड में एकदम फ्लैश करके एक सॉल्यूशन आया और उसने उन स्टिक्स को जोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने उन स्टिक्स को जोड़ा तो उसने देखा एक बड़ी सी डंडी बन गई, जिसकी मदद से उसने बनानास को बाहर केज से अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे भी कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया कि जो भी इंसान है या फिर जो जानवर है वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, उनके अंदर आइडियाज आते हैं और फिर वो उन आइडियाज पे वर्क करते हैं जिनके थ्रू उनकी लर्निंग होती है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट उन्होंने सुल्तान चिंपैंजी पे किए थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने जो है अपनी इंसाइटफुल लर्निंग बताई। अब आपको यहाँ से थ्योरी क्लियर है? अगर आपको समझ आया है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मैम क्लियर है, ताकि मुझे समझ आए कि आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका है।
अब बच्चों यहाँ से जो है कुछ स्टेप्स निकले कि बच्चे की लर्निंग में क्या स्टेप होते हैं, तो इंसाइटफुल लर्निंग के स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम बनते क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। जो सबसे पहला स्टेप है आपके लिए वो होता है किसी भी समस्या की पहचान करना, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अगर आपको ये ही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे? नहीं। सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए। जैसे कि उस सुल्तान को पता था कि मेरी समस्या है कि मेरा बनानास तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो सबसे पहले उसने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है बच्चों वो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को समझना। फिर जो सुल्तान था उसने समझा कि अच्छा ये बनानास ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, तो मैं यानी मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा ताकि मैं बनानास को ले पाऊं। यानी कि उसने अपनी प्रॉब्लम का अध्ययन किया, उसे समझा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है हमारी लर्निंग में वो आता है बच्चों इनिशियल एफर्ट्स। इनिशियल एफर्ट्स यानी कि प्रारंभिक प्रयास। अब इनिशियल एफर्ट्स में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी पर्सन या फिर आप चिंपैंजी की बात कर लो, कुछ एफर्ट्स करना शुरू करता है। अब वो जो एफर्ट्स होते हैं बच्चों वो रैंडम होते हैं, कोई मतलब कि वो सिंपल ट्राई करते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर वाली विधि वहां पे चलती है। थोड़ा बहुत वो इनिशियली एफर्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है बच्चों स्टेप वो है इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि एक ये टाइम वो है जहां पर किसी भी पर्सन का जो है माइंड चलना बंद हो जाता है। वो एक बार एक साइड रुक जाता है, फिर बैठ के आराम से सोचता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं तो आपका माइंड थक जाता है, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो जो रेस्ट का पीरियड होता है वो ही कहलाता है इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे उसने रेस्ट लिया और रेस्ट लेते लेते यानी कि टाइम जैसे पास ऑन होता है तो फ्लैश की तरह एकदम मेंटोस से उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। ऐड तो देखा होगा ना आप सबने, तो उसकी दिमाग की बत्ती फटाफट जलती है और वहां से उसे एक सॉल्यूशन मिलता है। और जो दिमाग की बत्ती जल के फ्लैश की मदद से उसे जो सॉल्यूशन मिलता है उस स्टेप को बच्चों बोला जाता है इनसाइट डेवलपमेंट, यानी कि इनसाइट का विकास उस टाइम में बच्चे के अंदर हुआ। अब जैसे जो चिंपैंजी था उसके एकदम दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं स्टिक्स को जोड़ दूं तो मैं शायद बनाना ले लूं, अगर मैं इन बॉक्सेस के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो मैं बनाना आसानी से ले सकता हूं। तो यहाँ पे उस टाइम पे इनसाइट डेवलपमेंट का स्टेप चल रहा है। जो लास्ट स्टेप आपकी लर्निंग में आता है बच्चों वो होता है रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्चे को पता चल गया कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, तो वो आगे क्या करेगा, जब समान परिस्थिति वाली प्रॉब्लम समस्या उसके सामने आएगी, यानी कि जब सेम सिचुएशन होगी तो अगली प्रॉब्लम्स में वो इसी वाली सॉल्यूशन का यूज करेगा और आगे जाके चीजों को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट लर्निंग से जो है अपनी करंट लर्निंग को रिलेट किया जा रहा है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि पास्ट लर्निंग को रिलेट करना बहुत जरूरी होता है करंट लर्निंग से। और आप देख रहे हैं हर एक जो भी थ्योरी मिली है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, सबने इस चीज पे बहुत जोर दिया है कि रिपीटिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो जनरलाइजेशन है ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पुरानी क्लास में। जनरलाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि बच्चा एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेता है और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में भी सेम चीज का वो यूज करता है, यानी कि पुनरावृत्ति और सामान्यकरण का वो वहां पे यूज करता है, प्रयोग करता है। ये हो गए बच्चों आपके स्टेप्स, जिन स्टेप्स का वो यूज करते हैं इनसाइटफुल लर्निंग में, यानी कि किस प्रकार से लर्निंग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती है। यहाँ से हमारी थ्योरी का पार्ट खत्म होता है। अब हम जानेंगे कि अपने क्लासरूम में हम इस जो थ्योरी है कैसे इसका अप्लाई करें कि हमारे बच्चों की लर्निंग और ज्यादा बेहतर हो पाए। तो हम जानेंगे कि क्या है इसके शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अपने क्लासरूम में क्या करेंगे। सबसे पहला जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को अगर हम पॉसिबल है तो प्रॉब्लम को हम वोल की तरह यानी कि एक रूप में जो है दे। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो वहां पे तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कई बार
कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे हमें बच्चों को एक रूप में यानी कि एज अ होल ही बच्चों को उन्हें बताना चाहिए, ताकि बच्चे अपना दिमाग वहाँ पे अप्लाई कर पाए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है जो हमेशा हर थ्योरी में आता है कि बच्चों को मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें लर्निंग जो है एनहांस हो पाए। तीसरा पॉइंट आपके लिए आता है कि आपको बच्चों को एनकरेज करना है, आपको उन्हें प्रोत्साहन देना है, क्योंकि अगर आप बच्चों को एनकरेज नहीं करेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा और वो लर्निंग एनहांस करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगला जो यहाँ से हमें पॉइंट निकल के आता है बच्चों, कि हमें जो अपनी लर्निंग है बच्चों के लिए वो बाल केंद्रित करनी चाहिए, यानी कि सारी टीचिंग मेथड्स या फिर एक्टिविटीज सब बच्चों को ध्यान में रख के ही प्रयोग में लानी चाहिए। हर एक चीज का केंद्र बच्चा होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रयोग क्लासरूम में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का जिक्र भी किया है। और जो हमारा बच्चों एनसीएफ है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ही बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें बच्चों के व्यक्तिगत अंतर, यानी कि हर एक बच्चा अलग है, इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज प्लान करनी है वो हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से करनी है। क्योंकि इनसाइटफुल लर्निंग में क्या होता है, बच्चा अपने माइंड का यूज करता है और हर एक बच्चे का दिमाग चलने का तरीका अलग है। किसी का थोड़ा तेज चलता है, कोई थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो हर एक की एक्टिविटीज उसके माइंड के हिसाब से जो है हमें कंडक्ट करानी चाहिए अपने क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों डिस्कवरी लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग क्यों बोला है यहाँ पे, कि आप बच्चों को क्या है प्रॉब्लम देंगे, बच्चे खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब जब खुद बच्चे किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग का हम प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे खुद अपनी समस्याओं की खोज कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की खोज कर रहे हैं। इसके बाद है लर्निंग एज अ होल। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि हमेशा जो है एक रूप में हमें बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है अपने आप बेहतर हो पाए, वो अपने आप अपनी लर्निंग पर काम कर पाए। ये थे बच्चों आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की आप किस तरीके से क्लासरूम में से यूज करेंगे। अब हमेशा की तरह एक छोटा सा क्विज हो जाए, जिसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आप उनके आंसर करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर हाँ बच्चों कोई भी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्विज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो इंसाइटफुल लर्निंग होती है वो कैसे होती है। ऑप्शन ए है आपके लिए कि ये स्टिमुलस की वजह से होती है। ऑप्शन बी है ये कि रिस्पॉन्स होता है इसलिए होती है। ऑप्शन सी है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है इसलिए होती है। या फिर ऑप्शन डी है कि ये जी स्टॉल्ट से रिलेटेड है। तो आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि जो अभी मैंने आपको बताया है इंसाइटफुल लर्निंग, ये जी स्टॉल्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ये किससे रिलेट करती है। ऑप्शन ए है आपके लिए ये कॉग्निटिव से रिलेट करती है। ऑप्शन बी है आपके लिए ये बिहेवियरिज्म से रिलेट करती है। ऑप्शन सी है आपके लिए ये आइडियलिज्म से रिलेट करती है। या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए कि ये रियलिज्म से रिलेट करती है। चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट है उसका आंसर आप देंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी थी। आप मुझे थ्योरिस्ट का यानी कि साइकोलॉजिस्ट का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए जिसके आंसर आप मुझे देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें कि क्लियर है सब कुछ और आंसर करें, प्लस शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए बच्चों मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।